हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल फोन केयर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास Redmi का Note 10 Pro सेट रिसीव हुआ है, जो कि है डेड कंडीशन में। सॉरी, डेड कंडीशन में नहीं है, इसमें है ऑडियो इशू में। ऑडियो कुछ भी नहीं भेजता। आप लोगों को पता ही होगा Note 10 Pro में क्या इशू आती है। तो मैं कोई भी अगर यहाँ पे म्यूजिक वगैरह बजाऊँ तो यहाँ पे ऑडियो वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे साउंड पे गया और यहाँ पे मैं रिंगटोन पे जाके यहाँ पे मैं रिंगटोन बजा रहा हूँ। देखो, कुछ भी नहीं बज रहा है। यहाँ पे रिंगटोन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं बज रहा। ओके, वॉल्यूम देखोगे हमारा वॉल्यूम फुल है। देखो, फुल ही है। तो इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम यूजुअली सीपीयू से ही आती है, इसमें Note 10 Pro में और X3 और हमारे जाके पोको X2 ये सेट में, जिसमें 7150 लगा हुआ है, इसमें कॉमनली इशू यही आ रही है कि ऑडियो नहीं बज रही है ना। तो SM 7150 जो सीपीयू लगा है उसमें जो कॉमनली ऑडियो नहीं बज रही, वो इशू आती है सीपीयू से ही। ओके, तो इसमें लोग क्या करते हैं, इतनी टाइम हो गई है फॉल्ट को आते हुए, फिर भी अभी मुझे देखने को मिलता है कि ऑडियो आईसी वगैरह छेड़ के लेके आते हैं लोग। हो सकता है कुछ इशू आता हो ऑडियो आईसी से भी, 100 में से आ जाए, 10 सेट में आ जाए, लेकिन 90% सेट में तो सीपीयू से ही आती है, पहली बात। ओके, तो ये एक मार्केट फॉल्ट टाइप की हो गई है। तो मेरे हिसाब से पहले इसका सीपीयू देखना चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को डाउट लगता है, थोड़ा सा सीपीयू को हिट करके देख लो अच्छे से हॉट गन से। तो उससे आपका अगर ऑडियो बच गया तो समझ लो आपको रिवॉल्व करने की जरूरत है, नहीं तो ऑडियो ऐसे वैसे में निकालते हैं, ऐसे निकाल देते हैं कि बाद में बनाना मुश्किल हो जाता है सेट को। ओके, तो थोड़ा उस टाइप से मत करो काम करते टाइम, थोड़ा सतर्क होके करो काम को, कि आगे हमें काम को फिर समेटते समेटते टाइम ना लग जाए। इस हिसाब से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी भाई को पता नहीं है, ऑलमोस्ट सारे टेक्नीशियन को पता है कि इसमें सीपीयू से प्रॉब्लम आती है। जितने भी टेक्नीशियन हैं उन लोगों को सबको पता है। तो इसमें जो सीपीयू आती है, क्वालकॉम की 7150 सीपीयू आती है, एसन 7150 सीपीयू आती है। ओके, तो उससे नॉर्मल इशू आती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा उसमें डाउट है कि सीपीयू से नहीं है, ऑडियो आईसी से हो सकती है, तो ये सीपीयू को यूएफएस ढक के सीपीयू को थोड़ा सा हिट करके देख लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप नॉर्मली 300 350 में भी कर लो, अच्छे हॉटगन है, तो उससे थोड़ी देर हीट करोगे तो जो बॉल ड्राई रहते हैं वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम ये रहती है कि सीपीयू से जो कोडेक के लिए, ऑडियो कोडेक के लिए, एम्पलीफायर के लिए जो भी सिग्नल जाती है वो मिस हो जाती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होती है, ऑडियो पूरी बंद हो जाती है। जो भी डेटा की लाइन है, जो भी प्रोटोकॉल की लाइन है, I2S की लाइन जो भी है, पीडीएम I2S जो भी लाइन है, वो कट जाती है। तो उसके लिए कौन सी लाइन कटी हुई है, इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमें आईसी उतार के फिर चेक करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई लाइन हमें मिसिंग मिलनी चाहिए, अगर हम लाइन को निकाल के चेक करेंगे तो। हाँ, इसमें दूसरी बात यह है कि आप अगर आईसी निकाल लोगे, चलो आप एक आईसी निकाल लोगे, ओके, अगर आप बोलोगे आईसी निकाल के लाइन चेक की, लाइन ओके मिलेगी या नहीं, कैसे कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको दोनों के दोनों लाउड स्पीकर आईसी निकालनी पड़ेगी। जो हमारी इसमें क्या है, स्टेरियो साउंड बजती है, तो दोनों हमारी ईयर स्पीकर और हमारी लाउड नीचे की लाउड स्पीकर, वो दोनों रिंगर की तरह भी काम कर लेती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और दोनों जो आईसी हैं एक ही सिग्नल लाइन को शेयर करती हैं। तो अगर हमें एग्जैक्टली चेक भी करना हो ना, तो हमें दोनों आईसी निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा, ओनली सीपीयू को बोर्ड में रख के। उससे हमें जीआर पता लगेगा। नहीं, आप लोग थोड़ा सा वो कर लेते हो, डिफरेंस पता कर लेते हो, तो आप एक आईसी निकालोगे और दूसरे जो भी हमारी प्रोटोकॉल को आपको ऑलमोस्ट पता हो कि इस प्रोटोकॉल की लाइन में इतने की आसपास की जीआर आती है, सीपीयू की इतनी जीआर आती है, और अदर आईसी की इतनी जीआर आती है, तो आप लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक आईसी निकाल के भी आपको हो सकता है काम कर लो। लेकिन आपको एक्चुअल प्रॉपर वे में काम करनी हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों ही एम्पलीफायर निकाल लो और देख लो। ओके, बाकी कोडेक से इशू एम्पलीफायर में अलग से जाती है, सिग्नल वगैरह जितने भी है, आईटीएस की सिग्नल अलग से मिलती है वहाँ पे, आईटीएस प्रोटोकॉल की। और बाकी कोडेक में मेरे हिसाब से कोडेक से इशू नहीं आ सकती है, क्योंकि एक बार चेक करना पड़ता है अगर माइक वगैरह काम कर रहा है, रिसीवर काम कर रहा है, तो कोडक की तरफ जाने का तो बेकार ही काम होगा, क्योंकि कोडक का हिस्सा रहता है जो माइक और रिसीवर को चलाना।
तो लाउड स्पीकर चलाने की जिम्मा रहती है एम्पलीफायर की। ओके, लेकिन कोई कोई ऐसा कोडक हो जिसमें अब यहाँ पे ये है I2S कंट्रोल कोडक लगी है इसमें, सॉरी I2S कंट्रोल एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो इसमें कोडक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर जिसमें I2S प्रोटोकॉल का नहीं लगा रहता है, जिसमें लाइन इन पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहता है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में, तो उसमें कोडक से आती है लाइन। ओके, लाइन इन जो रहती है उसकी सिग्नल कोडक से आती है, तो उस टाइम पे कोडक देखना पड़ सकता है क्योंकि कोडक से लाइन आती है उसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट सीपीयू से ही आ रही है। इस वाले केस में अगर आप लोग स्कीमेटिक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें I2S की प्रोटोकॉल आ रही है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जाना किधर है। तो जाना किधर है ये भी क्लियर करके चलना पड़ता है पहले तो सबसे पहले मैं इसका मार्केट फॉल्ट ही है, तो मार्केट सोल्यूशन के हिसाब से ही मैं पहले मार्केट की सोल्यूशन की तरफ लगता हूँ। उससे पहले मैं ये जो यूएफएस है हमारी, यूएफएस को मैं अच्छे से कवर कर लेता हूँ। आप लोग अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो आपको पता ही होगा, मैं यूएफएस वगैरह को कवर करके ही काम करता हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद अच्छे अच्छे वाले पीसीबी होल्डर। मैं यूनिवर्सल पे काम कर लेता हूँ ज्यादातर, क्योंकि यूनिवर्सल का पकड़ अच्छा लगता है मुझे, कोई भी बोर्ड अच्छा पकड़ता है ये। ओके, तो अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें तो कोई बड़ा साइंस नहीं है कि आपको बोर्ड होल्डर कौन सा लेना है, आपको जो सूटेबल लगे वो ले सकते हो आप लोग। चलो, बाकी आपको किधर से निकालना है उसको थोड़ा सा डिटरमाइन कर लो और बोर्ड को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लो। मेरा बोर्ड एडजस्ट हो चुका है, तो सब कुछ रेडी है। ग्लू कटिंग कर लेते हैं। ग्लू कटिंग करने का टेम्परेचर हमारा नॉर्मली 260 और 100 ईयर है। 2008 हॉट गन यूज कर रहा हूँ मैं अभी। 2008 की हॉट गन यूज कर रहा हूँ क्विक की, तो आराम से जितना हो सके हीट को यूएफएस से बाहर ही रखो। बाद में यूएफएस वगैरह लीकेज हो गई तो हीटिंग वगैरह में आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रोग्रामर है तो प्रोग्राम करके काम कर लोगे, लेकिन प्रोग्रामर नहीं है तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो बाकी इसमें साइड में उतनी ग्लू है नहीं। ओके, फिर भी जो भी है ग्लू उसको हम क्लीन कर लेंगे। और आप लोगों को ऐसे आईसी निकालते टाइम आप लोगों को हो सकता है कंपोनेंट वगैरह निकलने की जरूरत डर रहती है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो किसी भी साइड में उतनी ग्लू है नहीं इसमें। आपको लगता है कि कंपोनेंट वगैरह निकल सकते हैं, रजिस्टर वगैरह निकल सकते हैं, तो आपको वैल्यू पता नहीं है तो वैल्यू टिप के रख सकते हो एक पेपर में कंपोनेंट की, उससे आप लोगों को बाद में आसानी रहेगी। और बाकी बिट में, सॉरी, जो बोर्नियो है, बोर्नियो में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है कि कंपोनेंट आसपास की कंपोनेंट की क्या वैल्यू होती है, वो बता देता है बोर्नियो भी। अगर आप लोग बोर्नियो में उसमें मेरे हिसाब से ई रेजिस्टेंस या समथिंग कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है, और आप उसकी पर्टिकुलर सेक्शन खोलोगे अगर उसमें अवेलेबल है तो वो बता देगा कि आसपास की जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू के लिए ई रेजिस्टेंस समथिंग कुछ है, आगे ई है नाम, मैंने भी एक्चुअली ध्यान नहीं दिया है। तो इसको मैंने ग्लू कटिंग करने के बाद तुरंत ही मैंने इसको स्विच कर लिया टेम्परेचर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर साइड सील्ड है तो थोड़ा देर ज्यादा हीट देना पड़ता है जहाँ पे साइड सील्ड है, बाकी अदर साइड पे हम आराम से काम कर सकते हैं। ओके, आराम से हीट करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। तो बॉल भी बाहर आने लगे हैं, सीपी फट से निकल के देखो, बिल्कुल आसानी से काम निकल गया हमारा। चलो, क्लीनिंग करने के लिए मेथड बता रहा हूँ, देखो क्लीनिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्लक्स लेना है आप अपने हिसाब से, फ्लक्स आप जो भी यूज करते हो वो फ्लक्स डालो और इसको लो मेल्ट करो सबसे पहले। बोर्ड के शोल्डर को बोर्ड की शोल्डर को लो मेल्ट करना है सबसे पहले हमें, पहला काम।
की शोल्डर को हम जो भी यूज करते हैं, अगर आपके पास 138 है तो 138 से कर लो, नहीं है तो 183 भी काम चल जाएगा। ओके। उससे लो मेल्ट करके जो भी इसका शोल्डर बच रहा है उसको शोल्डर को निकाल दो, रिप्लेस कर दो ऐसे। ओके। 10 प्रो में दो प्रॉब्लम आती है, कैमरे भी नहीं चलती है, उसके लिए भी हमें सीपीयू भी रिकॉल करना पड़ता है। फ्रंट कैमरा नहीं चलता है, उसमें कुछ डाटा जीरो वगैरह कुछ दो तीन लाइन मिस हो जाती है। अगर कैमरे की प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग चेक कर सकते हो, रिसेट लाइन भी मिस होती है कई दफा डाटा जीरो की और डाटा समथिंग किसी एक लाइन मिस हो जाती है। मैंने चेक किया है तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सब लाइन ओके रहती है, रिसेट का ही सिर्फ मिस हो जाता है, ऐसा भी इशू आती है। तो ऑडियो सेक्शन में वैसा ही कुछ इशू है, सीपीयू ड्राई होके वहाँ की जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू बंद हो जाती है, तो इस वजह से ये सब इशू आती है। तो आप लोग अगर ऐसे चेक करोगे, कैमरे के सेक्शन में इजी है चेक करना, क्योंकि सिर्फ कैमरा हटा दो उसके बाद तो आपका आप फ्री हो चेक करने के लिए, आपको सिर्फ सीपीयू का ही जीआर मिलेगा। मीपी सेक्शन में, एसआई सेक्शन में तो ग्लू कटिंग कर लेते हैं। साइड में नहीं था लेकिन अंदर तो है ग्लू, तो अंदर की ग्लू को अच्छे से कटिंग कर लेंगे। हमने लो मेल्ट किया हुआ है तो आसानी से कट जाएगा। अगर हमें लो मेल्ट नहीं किया होता तो यहाँ पे हमें थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता और ग्लू कटिंग के लिए भी थोड़ा हमें टाइम लग जाता। लेकिन देखो हमने जैसे लो मेल्ट किया है तो उससे हमें बिल्कुल आसानी होती है काम करने में। ये लो, ये देखो कैसे मक्खन की तरह कटेगा ऐसे अगर लो मेल्ट कर लोगे तो। ये देखो, देखो घुमा घुमा के करो, अगर आपको दिक्कत लगती है तो थोड़ा घुमा घुमा के कट कर सकते हो। और बाकी जैसे ही कंपोनेंट के साइड आओ थोड़ा सा स्लो कर लो स्पीड को, क्योंकि कंपोनेंट को टच हो सकती है। अगर आपको आदत नहीं है तो, बाकी मुझे तो आदत है तो हम फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतने में टच होगा इतने में टच नहीं होगा। ओके। जैसे आप स्टार्टिंग में गाड़ी वगैरह चलाने सीखते हो तो आसानी आसानी से चलाते हो, बाइक वगैरह जो भी चलाते हो, तो बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाता है आपको पता लग जाता है कि इतने गली में इतने में तो मैं आराम से घुसा दूंगा बाइक को। तो ऐसा ही है, ये देखो क्लीन हो चुका है। बारी है सीपीयू की। देखो सीपीयू क्या मस्त निकली है, सारा ग्लू सीपीयू के ऊपर भी आ चुका है। लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि फुल डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। तो मैं ऐसे निकालने वगैरह का कट वट कर सकता हूँ, लेकिन कई दफा ये रहता है कि कोई कोई बंदा, जैसे मेरी बात कर लो, पहले पहले जब मैं काम नहीं सीखता था तो काम नहीं करता था, तो मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो की बहुत मतलब सर्च करता था कि ऐसे लॉन्ग वीडियो कहाँ पे मिलेंगे जिसमें बंदा ने निकालता हुआ देख पाए, जो साफ करता हुआ दिखाए, सीपी निकालता हुआ दिखाए, जो सीपी डालता हुआ दिखाए। तो मैं इंटरनेट पे बहुत वीडियो ढूंढता था पहले ऐसे, लेकिन नहीं मिलता था। अगर वो निकाल रहा है तो वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड होता था, डाल रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड, या क्लीन कर रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड, टाइम बचाना है, मतलब टाइम वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं वो लोग, तो उस हिसाब से कुछ ऐसे वीडियो मिलते थे। तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, कि जैसे मुझे पहले प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं कर पाता था, तब मुझे देखना रहता था तो मैं देख नहीं पाता था। तो अब मैं इसलिए इसीलिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि जिसको भी भाई को जरूरत हो कि देखे, कि देख के मैं सीख सकता हूँ, तो देखने के बाद अगर देख के सीख सकता हूँ तो ओके है। तो इसलिए मैं ये फुल वीडियो बनाने की मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी भाई को अगर सीखने की जरूरत हो, वो इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की टाइम नहीं है कुछ है, तो यहाँ पे ये आप काम कर सकते हो ऐसे। बाकी आप लोगों को अगर हार्डवेयर तो खुद से कर लोगे, अगर एक्सपीरियंस होगा तो स्कीमेटिक के लिए कहीं भी ऑनलाइन वगैरह या कुछ ट्रेनिंग लोगे तो स्कीमेटिक का भी जुगाड़ हो जाएगा उतने में। ओके। मतलब आपको शॉप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और मेरी वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से देखोगे तो मैं
कहीं पे भी देखोगे कोई भी सीपीयू उठा रहा हूँ या रिवॉल्व कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो मैं फुल डिटेल में ही वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो आप लोग वहाँ यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हो, कुछ कुछ ना कुछ एक 10% तो सीख ही सकते हो यहाँ से भी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। बाकी ग्लू कटिंग के लिए वही टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर 60 सीपीयू के भी और 100 ईयर। और बाकी मैंने पहले आयरन से भी इसमें क्या किया था, लो मेल्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुड विक लगाया, उसको ऊपर ऊपर का जो भी बॉल बड़ा 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 बॉल हो उसको निकालने के लिए गुड विक वगैरह लगा लिया था। उससे मेरा ये क्लीनिंग बिल्कुल A1 हो गया। ओके, ये लो क्लीनिंग ओके है। सीपीयू को थोड़ा बाहर कर लेते हैं, वहां पे ये होल्डर पे गर्म है। और जो भी है इसका ब्रश लगा लेंगे साइड में थोड़ा सा। ब्रश लगाने के बाद क्या होगा, हमारा सीपीयू और क्लीन दिख जाएगा। ब्रश लगा लेते हैं। ये देखो हमारा सीपीयू कितना क्लीन हो चुका है। ये देखो, ठीक है। बोर्ड हमारी ऑलरेडी क्लीन है, तो इसको थोड़ी देर में और क्लीन कर लेंगे। उससे पहले जैसे ऐसा ऐसा अगर है आपके पास रिवॉल्विंग के लिए ऐसे मैट है तो बेटर है। अगर आपका ऐसे मैट में प्रैक्टिस है तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत इस मैट पे भी। नहीं तो आप लोग अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो नीचे हमारी टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर कुछ भी लगा के हमारा यहाँ पे रिवॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में करने के लिए मैं तो ऐसा टिश्यू पेपर का ही सजेस्ट करूंगा। आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी, ग्रिप अच्छी मिलेगी। और आप लोगों को आईसी में थोड़ा सा बॉल अलाइनमेंट करने के लिए दिक्कत होती है ना, तो क्या करो, सीपीयू को पहले अलाइनमेंट करो स्टेंसिल में। ओके, और उसके बाद नीचे से टेप लगा लो, जो हमारी कारपेंटर भाई लोग यूज करते हैं, कागज वाला टेप। वो टेप मार दो नीचे से और ऊपर से फिल करके रिवॉल्व कर लो। बिल्कुल 100% ओके रिवॉल्व होगा अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो स्टेंसिल लगाने के बाद जो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है वैसा इशू है, तो स्टेंसिल के बाद अलाइनमेंट बिगड़ने के बाद जो रिवॉल्विंग नहीं होती है ना, तो वैसा इशू है। तो नीचे से क्या करना है, ऐसे सीपीयू को अलाइन करना है। सबसे पहले ऐसे अलाइन कर लो, मान लो ये ऐसे अलाइन हो रहा है। ओके, यहाँ पे नहीं है इसका स्टेंसिल रिवॉल्विंग के लिए, मेरे पास इसका परफेक्ट यहाँ पे अलाइन हो रहा है। परफेक्ट स्टेंसिल नहीं है, परफेक्ट स्टेंसिल में ऐसे अलाइन कर लो, सारे बॉल दिखने चाहिए। ओके, उसके बाद ऐसे अलाइन करने के बाद ऐसे आंख से देखो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। अभी तो मुझे माइक्रोस्कोप की आदत लग गई है तो इसलिए पता नहीं चलता है, बाकी आप लोग करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ऐसे करोगे बिल्कुल दिख जाएगा अलाइनमेंट हो गया है। ओके, उसके बाद ऐसे यहाँ पे एक साइड टेप लगा दो और टेप चपका दो। उससे क्या होगा, आपकी जो अलाइनमेंट की इशू रहती है, तो वो रिवॉल्विंग जो हम पीपीडी लगाते हैं, तो पीपीडी लगाते टाइम क्या होता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है ज्यादातर। ओके, वो इशू रहता है, तो वो इशू को कवर कर लेता है अगर हम वहां पे टेप लगा के काम कर ले तो। ओके, चलो स्टेंसिल मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं प्रॉपर, तो मैं यहाँ पे मास्टर का ही इस्तेमाल करूंगा, मास्टर स्टेंसिल से ही रिवॉल्व करूंगा। देखो मास्टर स्टेंसिल से कैसे रिवॉल्व करना है। सबसे पहले एक साइड कर लो, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे आईसी को एक साइड कर लिया है। तो ऐसे मत करो, इस ये साइड ऐसे खाली मत करो, समझ रहे हो, स्टेंसिल का ये भाग खाली है इधर, ऐसे मत करो, इधर साइड खाली मत करो। हाँ, अगर आप इधर से हीट दोगे तो इधर साइड खाली होना ओके है। ओके, मैं इधर से हीट दे रहा हूँ तो मुझे ये साइड खाली नहीं करना है, ये कॉर्नर को पकड़ना है, एक कॉर्नर को एक्चुअली फिल करना है। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिल कर रहा हूँ, ये लो मैं इधर की साइड खाली कर रहा हूँ। ओके,
इससे क्या होगा कि इस साइड में भी थोड़ा थोड़ा पीपीडी जाएगा हमारा, इस वाले साइड में वैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ से हम जाएंगे तो ऐसे हीट मारेंगे तो यहाँ से बॉल बनते हुए जाएगा, यहाँ का पहले बनेगा, यहाँ का बाद में बनेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से ऐसे फील करूंगा तो यहाँ से बॉल बनते आएगा, यहाँ का जो बॉल है बड़ा सा उन बन के ऊपर आएगा और यहाँ का बॉल का खराब कर देगा। ओके, इसलिए कोशिश करो एक साइड अलाइन करो, बीच में भी अलाइन मत करो, एक साइड अलाइन करो ऐसे। ओके, अलाइन करने के बाद और आपके पास स्टेंसिल हिलने की ऐसी दिक्कत है, अलाइनमेंट ऐसे होने के बाद स्टेंसिल वगैरह हिल रहा है, तो एक काम करो, एक हाथ को ऐसे बिल्कुल स्टिल रखो, पकड़ लो ऐसे, स्टेंसिल को ऐसे पकड़ लो और उसके बाद ऐसे अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो। ओके, थोड़ा सा देखने के लिए, अलाइनमेंट देखने के लिए थोड़ा सा जगह खाली रख लो, जैसे मैं थोड़े थोड़े करके फील कर रहा हूँ ऐसे। देखो अभी तक मेरा अलाइनमेंट बिगड़ा नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स हो रहा है मेरे मेरे को, यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं, तो लास्ट में इसको भी कवर कर लो। चलो ऐसे करोगे तो आपका अलाइनमेंट भी नहीं बिगड़ेगा मास्टर में काम करते टाइम। ओके, अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और बाद में ऐसे कॉटन वगैरह जो भी है उससे साफ कर लो थोड़ा सा। ओके, तो ऐसे पकड़ लो कॉर्नर कॉर्नर पे, हिट देते टाइम क्या करो, थोड़ा सा पहले इस पेंसिल की साइड साइड में हिट दो, ऐसे घुमा घुमा के, पेंसिल की साइड साइड में दो ऐसे घुमा घुमा के। ओके, तो उसके बाद क्या करो, ऐसे एक साइड से दे दो ऐसे, तो एक साइड से दोगे, बॉल निकाल लो, थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद ही स्टेंसिल निकालना है। ओके, देखो सारे रिवॉल्व हो गए हैं हमारे। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने बोला था इस साइड खाली रखेंगे, तो यहाँ पे देखो कितने सारे बॉल बने हुए हैं, अगर यहाँ से खाली रखते तो ये बॉल ऊपर आ जाते। यहाँ पे देखो स्टेंसिल उठा रहा हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे ये बन गया ना, ये इधर साइड बनता तो ये उभर के ऊपर आके इसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता। ओके, तो उससे हमारी काम बिगड़ सकती है। अब यहाँ पे देखो हमारी एक बॉल यहाँ पे नहीं बैठी है, एक बॉल यहाँ पे नहीं बैठी है। ओके, इसको कुछ नहीं करना है, पहले सीपीयू को साफ कर लो, कभी कभी होता है एक आध बॉल नहीं भी बैठे। ओके, सीपीयू को अच्छे से साफ कर लो, 3 बॉल दिख रहे हैं अभी साफ करने के बाद, तो ये देखो 3 बॉल अच्छे से नहीं बैठा है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम आराम से बैठा सकते हैं उस बॉल को। तो बाकी सारे बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ 3 बॉल नहीं बैठे हैं। ओके, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्स लो, ऐसे ज्यादा भी नहीं डालना है फ्लक्स, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। ओके, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां पे बॉल नहीं बैठा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसी में है हमारी बॉल, मास्टर बॉल मास्टर स्टेंसिल पे ही 3 बॉल को साइड में गिरा लो ऐसे कहीं भी, 2-3 बॉल को ऐसे करके, ऐसे करके अगर नहीं गिर रहा हो तो थोड़ा सा और ऐसे प्रेस करो, और इस साइड देखो यहाँ पे आ गया बॉल पूरा, ऐसे ले लो, लो आ गए यहाँ पे 3-4 बॉल। अब इसको क्या करना है देखो, यहाँ पे एक एक बॉल रख लो, 3 बॉल आ गए हमारे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, मिनट यहाँ पे, दो चिपक रहे हैं निकलने नहीं मान रहे, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, बस। ओके, अब यहाँ पे हमें करना है हीट, बस इतने पोर्शन को हीट करो आराम से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाएगा वो, अपने जगह पे देख लेना। ये देखो चला गया अपने जगह पे, बैठ गया बॉल जाके, ओके 3 बॉल। ओके, अब यहाँ पे हमें अलाइनमेंट करनी है बॉल की,
तो सारा जगह फ्लक्स मार लो। जो भी बॉल इधर आड़े टेढ़े रहेंगे, आड़े टेढ़े बैठे रहेंगे, उसको हमें सीधे करना है। ओके, तो उसके लिए फ्लक्स मारो आराम से सभी सारी तरह। अब तो हमारी सारे बॉल जुड़ गए हैं। मैंने वहां पे थोड़ा थोड़ा फ्लक्स इसलिए डाला था कि ज्यादा फ्लक्स डालोगे तो आपकी जो बॉल है बिखर जाएंगी इधर उधर, और एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगी, जहां पे आप रख रहे हो वहां पे नहीं बैठेंगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही फ्लक्स लगाया था जब हमने बॉल इसको इंस्टॉल किया था, जो 3 बॉल मिस थे उसको इंस्टॉल किया था। ये लो, परफेक्ट। इसको आप लो टेम्परेचर में भी कर सकते हो, हाई टेम्परेचर में काम करते हो, फट से एक बार 2 बार घुमा के निकाल लेना है। एक बार ऐसे और एक बार फिर 2 बार निकाल लेना है, एक ही बार में काम बन जाएगा। फट फट एक बार 2 बार घुमाओगे निकाल लेना है कि हाई टेम्परेचर पे क्या है। ऐसी बाहर है, आप इतने में काम करोगे 260 में भी आराम से आप इसको कर सकते हो। 260 में करोगे तो आराम से कोई टेंशन नहीं है, कुछ देर से भी आपको जो अलाइनमेंट का काम है उस पर भी कर सकते हो 260 में भी। ओके, तो ये ओके हो गई है। देखो बॉल बिल्कुल प्रॉपर बनी है, ऐसा भी नहीं है कि बॉल कोई बड़ी छोटी ऐसी बनी हो। बॉल बिल्कुल एक साइज की बनी है, जैसे परफेक्ट टेंशन से काम किया हुआ हो। ओके, तो लगाते हैं साइड में। तो इसको करते हैं साफ। हमने पहले क्लीन कर लिया था, ग्लू कटिंग वगैरह कर लिया था, तो अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साफ। बोर्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे साफ करेंगे थोड़ा हमारे प्रेशर लगेगी तो बोर्ड बेंड होने की इशू आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड को बाहर निकाल के साफ कर लेना आराम से। बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए आसपास, क्योंकि वही डस्ट बाद में खींच लेगी। जब आप लोग सीपीयू रिवॉल्व करोगे तो वो जो फ्लक्स है, फ्लक्स खींच लेती है सामने से, और उससे आपकी सीपीयू थोड़ा सा उठ जाता है। तो वहाँ पे आपकी कोई सेक्शन वगैरह काम ना करने की या कुछ ऐसी इशू आ सकती है। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए आपको क्लीनिंग पे मस्त ध्यान देना पड़ेगा, बोर्ड क्लीनिंग पे, क्योंकि साइड में ऐसे ग्लूआ नहीं रहना चाहिए। ओके, ये लो क्लीन हो गई है अच्छी खासी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे जो जाम होके बैठी है उसको ऐसे निकालना है किसी भी स्क्रैबर ब्लेड वगैरह की मदद से। ओके, आसपास कुछ रहने देना ही नहीं है हमें। पूरा वो है हमारा, तो ऐसे में बॉल निकलेगा नहीं। देखो हमारी एक भी प्रिंट भी नहीं गई है, एनसी प्रिंट भी नहीं गई है। ऐसे काम करोगे तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ग्लू है, देखो इस कॉर्नर पे। तो सारे को साफ कर लेते हैं। ये हीट होने के बाद फिर पिघल, अभी अभी आपको थोड़ा वो लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन ये जब आप हीट करोगे बोर्ड को तो इतनी आसानी से पिघलेगा ये कि पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कब सीपीयू के अंदर चला गया है। ऐसे वाले ब्रश से जो आते हैं उस ब्रश से करोगे तो कोने कोने का भी साफ हो जाएगा। ये लो, बोर्ड देखो बिल्कुल एक नंबर क्लीन हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे हमें आईसी को लगानी है। ऐसे टिश्यू पेपर पे रख लिया है मैंने, और मैं इधर से हिट मारूंगा तो बोर्ड को ऐसे रख रहा हूँ। ओके, ज्यादा फ्लक्स नहीं चाहिए हमें, अब थोड़ा सा फ्लक्स डालूंगा मैं, ज्यादा नहीं डालूंगा। बोर्ड बिल्कुल क्लीन है हमारी। हल्का सा फ्लक्स डालूंगा क्योंकि सीपीयू में भी है, हमने जो अलाइनमेंट करते टाइम भी सीपीयू में फ्लक्स लगाया है, तो वहां पे फ्लक्स है। ज्यादा फ्लक्स की जरूरत है नहीं। ओके, ज्यादा फ्लक्स डालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सीपीयू उछल कूद करने लग जाएगा, तो वहां पे भी इशू हो जाएगी कि आपकी सीपीयू जो है इधर उधर उछल जाए, तो फिर आपको रिवॉल्व करके फिर करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी परफेक्ट स्टेंसिल है नहीं, तो मुझे फिर से मास्टर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा फ्लक्स की वजह से मेरा काम बिगड़ जाए। ओके, फ्लक्स को चारों तरफ स्प्रेड करना है। उसके बाद हमारी एक नंबर पॉइंट यहाँ पे रहती है। ओके, इसकी ऐसी की एक नंबर पॉइंट वहां पे रहती है, तो ऐसे लगाना है हमें।
यहाँ पे देखो एक नंबर पॉइंट हमारी। ओके, थोड़ा सा फ्लक्स ज्यादा जैसा लग जाए तो आप लोग ऐसे सीपीयू को पकड़ के अलाइन कर लो, पकड़ के अलाइन कर लो और ऊपर से पकड़ते पकड़ते ही हीट दे दो। पहले टेम्परेचर को सेट करो 360 में। अभी अभी के टाइम हमारी लो टेम्प हो चुकी है, तो 330 के आसपास, 320 के आसपास भी हमारी काम आराम से बन सकती है। लेकिन 360 में क्या होगा, थोड़ा रैपिडली काम बन जाएगा। ओके, मुझे लगता है ये सर्किट करेगी, फ्लक्स ज्यादा ही है। लेकिन इसको मैं हीट से, ईयर से बैलेंस कर लूंगा। ईयर से बैलेंस ऐसे करो कि ऐसे ईयर दोगे तो एक तरफा ईयर दोगे तो थोड़ा सा उबाल आएगी, चारों तरफ दोगे तो चारों तरफ से निकलेगा तो बुलबुले जो है चारों तरफ से निकलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो उछल कूद की प्रॉब्लम है सीपीयू की वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो ओके, ऑलमोस्ट सीपीयू बैठ गया है, ये देखो थोड़ा सा हिला के देख लो क्या है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर टच नहीं करना है क्योंकि वो गर्म है। हालांकि 183 कुछ जल्दी सूख जाती है, फिर भी जो ड्राइनेस रहती है वो रहती है हल्का, तो इसलिए जल्दी से टच नहीं करना है इसको। निकाल लेते हैं पहले, जो भी हमने सेफ्टी के लिए लगाई थी। और साइड क्लीन कर सकते हैं, साइड साइड में थोड़ा थोड़ा। चलो, अच्छा खासा ठंडा हो चुका है मेरे हिसाब से। गरम गरम में साफ नहीं करना चाहिए, इशू हो सकती है बाद में। चलो, अब चेक कर लेते हैं सेट में लगा के एक बार। सेट हमारा ऑन ही था, तो ऑन तो हो जाना चाहिए। ऑन नहीं होगा तो फिर से हमें सीपीयू करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यूएफएस करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म है कि हमारी यूएफएस 100% ओके है। ओके, तो इसलिए आपको भी खुद से भी कंफर्म होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो और आपकी काम पे कितने सियोरिटी है, कि आपकी क्या चांस हो सकती है खराब होने की। तो मुझे नहीं लगता है मेरी यूएफएस खराब होगी, अगर ये ऑन नहीं होगी तो यूएफएस पे मुझे काम करना चाहिए। मुझे, मैं इतना श्योर हूँ कि मुझे फिर से सीपीयू पे ही काम करना चाहिए। हो सकता है सीपीयू की कोई वॉल इंटरनली शॉर्ट हो गई हो, या हो सकता है सीपीयू अच्छे से ना बैठा हो, ऐसी कोई इशू हो सकती है। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकती कि मेरी यूएफएस ड्राई हो गया हो या यूएफएस कुछ इशू आ गया हो, यूएफएस के बॉल वॉल निकल गए हो, ऐसे इशू नहीं हो सकती है, ये कंफर्म है। ओके, क्योंकि अपने काम पे भी थोड़ा बहुत भरोसा रहता है, कॉन्फिडेंट करना चाहिए अपने काम पे भी कि हो सकता है नहीं सही। इससे अगर मैं सोचूंगा कि मेरा यूएफएस खराब है तो मैं फार्मो का यूएफएस निकालने जाऊंगा, फिर उसके चक्कर में अगर यूएफएस ज्यादा हिट हो गया या कुछ हो गया तो यूएफएस खराब कर बैठूंगा। ओके, लेकिन बाद में यूएफएस करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर से मैं सीपीयू ही निकालूंगा। समझ रहे हो? तो ये सब करने से बेटर देन है पहले आपने जो काम किया है उसको भी फिर से एक बार रीचेक कर लो। चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो आप में, एक बार उसी को रीचेक करना है। मैं तो यही करूंगा कि अगर ये केस आया था रिटर्न फिर ये ऑन नहीं हुआ तो सीपीयू को ही छोड़ूंगा, छेड़ूंगा। ओके, क्या सच में ऑन नहीं होगा क्या? या सॉरी, लो कंप्लीट ऑन होने दो।
क्योंकि अपने काम पे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। चलो बैक कवर भी लगा दिया, बटन वगैरह प्रेस करने के लिए आसानी रहेगी। चलो कंप्लीट ऑन हो गया है, सेट सिम सेट है। सबसे पहले मैं इसका साउंड भी चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे गया साउंड एंड रिंगटोन, साउंड एंड वाइब्रेशन, ये गया इसके अंदर। ओके, और उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे रिंगटोन। रिंगटोन के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी प्ले कर लूंगा, देखो बज गया, आ रहा है फुल साउंड, सुन लो। फुल साउंड आ रहा है। ओके, बाकी कैमरे वगैरह की इशू आती है तो ये देखो बैक कैमरे चल रहा है। ओके, बिल्कुल 100% ओके, बैक कैमरा चल रहा है। हेलो 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 हेलो। ओके, और उसके बाद हमारा ये देखो फ्रंट कैम, ये लो फ्रंट कैम देख लो, फ्रंट कैम भी चल रहा है यहाँ पे, और बैक कैम तो बिल्कुल तगड़ा ही चल रहा है। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लगभग 36-37 मिनट की आसपास की वीडियो हो गई है। अगर आप लोगों को मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहता तो ये 15 मिनट का काम है, 15 मिनट में निपट जाता। कोई भाई कमेंट करते हैं कि भाई छोटा सा प्रॉब्लम है, घंटा लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया। समझ रहे हो? तो ये सब इसलिए हो जाता है कि थोड़ा बातों बातों में एक्सप्लेनेशन करना रहता है, कुछ बात करनी रहती है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो वो कोई बात नहीं है। बाकी तो अगर मैं दूसरों की तरह सिर्फ वीडियो बनाते चलूँ तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करके ही डाल दूँ कि 15 मिनट में सीपीयू वगैरह करके चलो ये नहीं चल रहा है दिखाओ, बाद में फटाफट काम करो और लगाओ चिपकाओ। मैं ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है ओके इसमें। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हो थोड़ा सा देखो कि भाई मेहनत क्या कर रहा है बंदा, उसके बाद कमेंट करो। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। 37 मिनट की वीडियो हो चुकी है। टिल देन, बाय बाय।